कि मैं कितना डरा था। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, सिस्टम तो हमारा है। देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल चारों तरफ द कश्मीर फाइल्स के चर्चे बने हुए हैं। उसी फिल्म में एक अहम किरदार निभाने वाले हमारे चिन्मय जी, जिन्होंने एक टेररिस्ट का किरदार निभाया है, जिनका नाम था बिट्टा, फारूक मलिक बिट्टा। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते सुमित जी, नमस्ते। नमस्ते सर। सर, आपकी तो फिल्म के और आपके चारों तरफ चर्चे हैं। सर, आपको कैसा लगता है ये जानकर? बहुत खुशी होती है। जिस तरह का काम हम कर रहे थे इस फिल्म के शूटिंग के दौरान, ये तो पता था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म का हिस्सा मैं बना हूँ और ये फिल्म काफी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जो अभी तक कही नहीं गई। लेकिन जिस तरह का रिस्पांस पिछले 8 दिनों में मिला है, मतलब 100 करोड़ का आंकड़ा भी क्रॉस हो गया, और आंकड़े तो हम सुन ही रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इमोशनल रिस्पांस लोगों का मिला है वो बहुत ही मतलब मैं विनम्र हो जाता हूँ ऐसा रिस्पांस देख के कि हमारा काम किसी को जब इस तरह से छूता है, यू फील रियली ग्रेट। मैं आपसे यही कहने वाला था, आपने खुद बोल दिया अपने जवाब में कि आप 100 करोड़ की फिल्म के आतंकवादी बन चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको ये जान? ये अच्छा है। 100 करोड़ की फिल्म के आतंकवादी, जी जी बिल्कुल। मतलब ये आंकड़े हमने आज तक सिर्फ अखबारों में पढ़े हैं, देखे हैं। लेकिन बतौर कलाकार आप अपनी कला पे तो आप प्रेम करते ही हो और आप चाहते हो कि लोग देखें, लेकिन जब उसमें कमर्शियल सक्सेस भी ऐड हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है आपको। क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूंगा, हम जब आए थे एक्टिंग करने, जब सोचा था कि एक्टिंग करेंगे, तभी हम यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और हमारी फिल्में चलें। तो अब अच्छी बात है। आप जैसे कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मतलब लोग तो यही कहते होंगे, अरे ये तो वो बिट्टा है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ आजकल? नहीं नहीं, जरूर होता है। लोग शक की निगाह से देखते हैं कि लग तो वही रहा है, लेकिन दाढ़ी नहीं है, बाल भी वो उसमें सीधे बाल थे, ये थोड़े घुंघराले बाल वाला आदमी, लेकिन लग तो आंख तो वही है, देखने आंख मारता है क्या ये? तो ये इस तरह का रिएक्शन है। अब महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहता हूँ, मुंबई में, वहां तो लोग जानते हैं क्योंकि मराठी फिल्मों में काफी काम कर चुका हूँ। लेकिन नॉन महाराष्ट्रियन लोग जहाँ पर मिल जाते हैं या जहाँ पर वो दिखते हैं, तो इस तरह का रिस्पॉन्स जरूर आता है। लेकिन बहुत हेट्रेड कैरेक्टर के प्रति बहुत है, लेकिन एक अभिनेता के तौर पे बहुत प्रेम मिल रहा है। आप आपकी ये कास्टिंग हुई कैसे? मतलब एक ये फिल्म इंडस्ट्री का एक प्रोसेस है, कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू जाते हैं, तो ये आपको कास्टिंग किया किसने? और आई थिंक मैंने एक सोशल साइट पे पढ़ा था कि पल्लवी जोशी जी ने आपका नाम रिकमेंड किया था विवेक अग्निहोत्री जी को। कितना सत्य है इस बात में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। विवेक सर ने ताशकंद फाइल्स नाम की फिल्म बनाई, इसके बाद वो रिसर्च कर रहे थे, ये फिल्म बनाना चाह रहे थे, और फारूक मलिक बिट्टा जो पात्र है वो शुरू से ही वो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड ही वाज लुकिंग फॉर एक्टर्स फॉर टू प्ले द रोल।
और जहां तक मुझे पता है उन्होंने काफी एक्टर्स के ऑडिशंस भी किए थे जो खुद कश्मीरी हैं या इस तरह से, लेकिन वो उन्हें जम नहीं रहा था। आई डोंट नो हाउ। अब आई नो पल्लवी जी और मैं एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि 2007 साल में पल्लवी जी ने एक मराठी टीवी शो प्रोड्यूस किया। उस शो को मैंने लिखा था, मैं उसमें काम भी करता था, सो आई वी नो ईच अदर। एंड उसके बाद मुझे नहीं पता वो कौन सा क्षण था, वो कौन सा मोमेंट था जब पल्लवी मैम को ये लगा होगा कि यार चिन्मय कर सकता है ये रोल। और किसी भी अभिनेता के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि किसी दूसरे को लगे कि तुम वो काम कर सकते हो। हमें तो बहुत लगता है हम तो मतलब फाड़ देंगे पूरा, लेकिन आपके बारे में ये कॉन्फिडेंस किसी और को होना ये बहुत जरूरी होता है। और मैं उस मोमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जब पल्लवी जी को ये सूझा होगा। फिर उन्होंने ये बात विवेक सर से कही। विवेक सर को थोड़ा सा हेजिटेशन सिर्फ इस वजह से था क्योंकि उन्हें लगा कि मैं मराठी लड़का हूँ, मैं एक कश्मीरी बंदे का रोल कैसे कर पाऊंगा। बट देन आई वॉज टेस्टेड, ऑडिशन हुआ उसका बाकायदा। उसके पहले मुझे थोड़ा सा पल्लवी जी ने ब्रीफ किया था कि क्या है क्या नहीं है, पूरी स्टोरी तो तब पता नहीं थी। तो वो एक सीन मैंने परफॉर्म किया और उसके बाद विवेक सर को लगा कि नहीं ये कर सकता है, एंड देन द जर्नी स्टार्ट। अभी मैंने सोशल साइट्स पे पढ़ा था कि आपको लोग कई तरीके की नेगेटिव बातें कर रहे हैं आपसे, कुछ मतलब फिल्म को देखने के बाद मतलब मैं क्या कहूँ कि उल्टा सीधा आपसे कह रहे हैं कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स। तो कितना सत्यता है इस चीज में? नहीं, देखिए लोग बड़े प्यारे होते हैं, लोग बड़े भोले होते हैं। वो जब मतलब मुझे जैसे एक महिला ने मुझे ये कहा था कि अगर ये नाटक होता तो नाटक में तो हम मंच पे सामने होते हैं, तो मैं नाटक खत्म होने के बाद आके मारती तुम। मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हैं जिन्होंने ये कहा है कि फोन करके कि कुछ दिन अब हमारे घर पे मत आना, बीवी तुमसे बहुत नाराज है, वो तुम्हें पीट डालेगी। अब देखिए विलन का काम ही होता है इस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करना। अगर विलन इस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाया तो फिर उस विलनी का कोई मतलब नहीं होता। तो वो जो हेट है या वो जो गाली गलौज भी है अगर, तो वो उस पात्र के प्रति है, वो मेरे प्रति नहीं है। और मैं उसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ, मैं उसे मानता हूँ। मुझे ऐसे भी कुछ वाकयात पता चले हैं कि लोगों ने, जब मैं दिखता हूँ स्क्रीन पे थिएटर में, तब लोगों ने चप्पल फेंक के मारे उस पे पर्दे पर। अब एक एक नेगेटिव रोल करने वाले के लिए, एक विलन करने वाले के लिए इससे बड़ा कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मतलब अगर पॉसिबल होता तो वो मैं चप्पल घर ले आके सजा के रखता मेरे घर में कि ये मेरे काम की सबसे बड़ा जो प्रचिति है, इसके बाद कोई अवार्ड कोई रिवॉर्ड मायने नहीं रखता। इफ दिस फीलिंग इज जनरेटेड टुवर्ड्स द पर्सन दैट आई एम डिपिक्टिंग, आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स नॉट एन अब्यूज। मुझे एक लाइन याद आ गई, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने इस किरदार का कैसे आपने तैयारी की, कैसे आपने रिसर्च किया? क्योंकि जैसे मैंने जो एंड जो देखा था, इसका क्लाइमेक्स जो देखा था, और जो जो सीन है जो लेडी को बिल्कुल आरी पे रख के उसके दो पीसेस कर देते हैं, मतलब इट वाज जस्ट रियली अ वेरी, मतलब नो वर्ड्स की। हालांकि मेरी भी आंखों में से आंसू आ गए थे कि ऐसा भी हुआ था कश्मीर में पंडितों के साथ। तो इस कैरेक्टर को तो आपने जिया है, तो आपको कितना इसके लिए तैयार होना पड़ा कि हाँ ऐसा भी मतलब हमको पर्दे पे मुझे दिखाना है? तैयारी दो लेवल्स पे थी। एक तो सबसे पहली तैयारी थी कश्मीरी एक्सेंट को पिक करना, क्योंकि मैं हिंदी बोल लेता हूँ ठीक ठाक, लेकिन वो जो एक्सेंट है कश्मीरी, एक कश्मीरी बंदा जिस तरह की हिंदी बोलता है तो उसे उसे पिक करना वो एक सबसे बड़ी तैयारी थी। और उसमें भाषा जो है हमारी, जिसने शारदा का रोल किया है इस फिल्म में, उसने मेरी बहुत मदद की। शी हरसेल्फ इज अ कश्मीरी, शी आल्सो लाइक मी इज अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो वो हमारी केमिस्ट्री एक एनएसडी वाला वो फटाक से बन गई। और फिर उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं मेरे जितने भी डायलॉग हुआ करते थे मैं उनसे वो बुलवाता था, वो रिकॉर्ड करता था, फिर उसे प्रैक्टिस करता था। तो थ्रू आउट द फिल्म भाषा वाज लाइक माय टीचर। तो ये सबसे पहली तैयारी थी। दूसरा, मेरा जो कैरेक्टर है ये फारूक मलिक बिट्टा, ये किसी एक बंदे पर बेस्ड नहीं, ये इट इज अ मिक्स ऑफ सर्टन रियल लाइफ पीपल, यू नो। और
वो जो रेफरेंसेस हैं वो विवेक जी ने मुझे मेरे सामने रख दिए। वीडियोस बहुत अवेलेबल थे और कुछ वीडियोस तो अभी सोशल मीडिया पे काफी चल रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, तो वो वीडियोस देखे। और ये सब जब मैं देख रहा था, जब आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस, एक तो दिल दहल रहा था कि इन्होंने जो जो किया है। जैसे वो आरी वाला इंसिडेंट आपने बताया, मैंने पहली बार सुना तो मैं आई वाज जस्ट शॉक्ड एंड आई आस्क्ड विवेक जी कि सर वाकई में ऐसा हुआ है या हम फिल्म में ये दिखा है? और तब मुझे विवेक जी ने कहा था कि चिन्मय, जो असल में हुआ था वो इससे भी बुरा है, वो पूरा का पूरा हम फिल्म में नहीं दिखा सकते। सो दैट वाज माय ट्रिगर कि ऐसा जो बंदा करता है वो अंदर से कितना मर चुका होगा इंसान के तौर पे, वो मुझे लोगों के सामने लाना है। मुझे किसी की मिमिक्री नहीं करनी। अब उसमें वो आंख वाला जो एक है जिसको काफी लोगों ने सराहा है, यस इट इज, आई पिक्ड दैट अप फ्रॉम वन रियल लाइफ कैरेक्टर, बट I am not trying to mimic him, you know, it's just a portrayal। और ऐसे ऐसे आदमी की, मतलब उसको आदमी इंसान क्या कहे, हैवान ही कहे हम तो, ऐसे बंदे की सोच क्या होती होगी, बस उसे पहुंचाना। और आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट अ डायरेक्टर लाइक मिस्टर विवेक अग्निहोत्री who was so deep into the research, और वो पूरा का पूरा जो रिसर्च मटेरियल था उसका बहुत बहुत फायदा हुआ। हालांकि फिल्म की शूटिंग कश्मीर में हुई है, तो आप जब शूट करते थे वहां लोकल के लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? मतलब अभी भी फिल्म आपको की कुछ डिस्क्रिमिनेट कुछ आपको लगा कि अब 370 हटने के बाद कुछ वहां अंतर आया है कि अभी भी लोगों की मानसिकता वही है? क्या आपने एक तो फिल्म की बहुत सारी शूटिंग मसूरी में हुई है, मसूरी देहरादून में हुई अच्छा अच्छा अच्छा। जी। कश्मीर में भी हमने शूटिंग की है। वो जो आप डल लेक तो उसमें दिखता ही है, वो जो हाउस बोट वाला सीन वो पूरा कश्मीर में ही हमने किया। एज फार एज मानसिकता इज कंसर्न्ड, मैं एक बात समझ रहा हूँ। देखिए हम वहाँ पे 3-4 दिन ही थे और बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, काफी सिक्योरिटी होती थी शूटिंग के सेट पे, तो हम बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए लोकल्स के साथ। लेकिन जितने भी बंदे मिले, जिनसे बात की, मैं एक समझा हूँ कि कश्मीर को पूरी तरह से बदलने में, और जिस तरह का स्वर्ग हम उसे मानते हैं, उस तरह का स्वर्ग वहां पर दोबारा लाने में, वहां दोबारा प्रस्थापित होने में शायद मेरे ख्याल से 20 एक साल और लग जाएंगे। क्योंकि वो जो डर इतने सालों में पैदा हुआ है सिंस 1980s, वो जो अविश्वास पैदा हुआ है, उसे धीरे 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 मिटाना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं जान गया हूँ कि अभी जो लोग हैं वो शायद होशियार हो गए, वो शायद सयाने हो गए, वो शायद समझ रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल किया गया, हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारा इस्तेमाल किया। आपने अगर वो बिट्टा कराटे का इंटरव्यू देखा होगा तो उसने भी ये कहा कि हमें इस्तेमाल किया और हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया। तो ये रियलाइजेशन अब धीरे धीरे आ रहा है। और 370 और 35A के हटने के बाद मेरे ख्याल से ये प्रोसेस और अब फास्ट होगा। और जिस अगर डेवलपमेंट होती है वहां पे बहुत अच्छी, तो एक दिन आएगा जब हम बिल्कुल बेधड़क होकर, बेझिझक होकर, बिना डरे दोबारा कश्मीर में जा पाएंगे। और उसको और सबसे बड़ी बात कि जो कश्मीरी हिंदू वहां से भागे हैं, जिनको भगाया गया, वो वहां पर दोबारा शायद रह पाए। ये सपना है आज भी हर भारतीय का, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द वो पूरा होना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आपके पास और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? मराठी में तो मेरी अब एक फिल्म बहुत जल्द आने वाली है। वैसे मराठी में हम एक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक सीरीज करते हैं। 8 फिल्मों की वो सीरीज है, जिसमें से 3 फिल्में रिलीज हो चुकी है। जो तीसरी फिल्म थी पावन खिंड, वो 18 फरवरी को रिलीज हुई थी। उसको बहुत बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स महाराष्ट्र में मिला। अब उसका जो चौथा पन्ना है, चौथी फिल्म शेर शिवराज नाम से वो फिल्म रिलीज हो रही है। और मैं उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर रहा हूँ। In all the 3 films, I have played छत्रपति शिवाजी। तो आप क्या हमेशा, मतलब आपका क्या सोचना है इस टाइप के टेररिस्ट आप कैरेक्टर्स करना पसंद करेंगे कि आप कुछ नया, कुछ एक पॉजिटिव कैरेक्टर्स आप करना पसंद करेंगे? यार देखो, मैं तो बहुत पसंद करूंगा जो करूंगा लेकिन मुझे मिलने चाहिए उस तरह के रोल। और वो हर एक्टर की यही इच्छा होती है कि उसे he gets to play different shades, you know। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्टर कभी रोल को नहीं चुनता, रोल हमेशा एक्टर को चुनता है। जिस तरह के बिट्टा के इस रोल ने मुझे चुन लिया कहीं से, पूरे भारत में कहीं से जाके वो रडार मुझ पर रुक गया कि ये बंदा कर लेता।
और वो मैंने कर लिया. So yes, as an actor, I would definitely like to do different kind of roles in different languages with different directors. That is the dream. सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. ये थे हमारे साथ चिन्मय मांडलेकर जी, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स में एक अहम भूमिका निभाई है. आज के साथ बस इतना ही. मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ. जब तक के लिए नमस्कार.